चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट के महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निखिल खंडेलवाल, सिस्टमैटिक्स ग्रुप के एमडी। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया समय निकालने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। आप काफ़ी फिट लग रहे हैं। लग रहा है आप फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं आजकल। वो टिप्स मैं आपसे अलग से लूँगा, लेकिन अभी बाजार के बारे में बात करते हैं। निखिल का हाउस और निखिल खुद काफ़ी अच्छे स्टॉक पिकर हैं, बट सिस्टमैटिक्स ग्रुप मिड कैप्स में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और अभी निखिल मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रही है, भले ही बेंचमार्क इंडिसेस थोड़ा साइडवेज हैं। आपका काम कैसा चल रहा है? खूब एक्टिव हैं आप? फ्लोज तो काफ़ी आ रहे हैं, तो आपके क्लाइंट्स आपसे मल्टी बैगर्स की डिमांड करते रहते होंगे। Good morning, Ajay. Thank you and thank you for starting with a compliment. हम सबको अभी आई थिंक बाजार की फिटनेस के साथ साथ खुद की फिटनेस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मार्केट्स डेफिनेटली काफी कम समय में काफी तेज गति पकड़ ली है, स्पेशली मिड कैप्स में जो मोमेंटम रहा लास्ट 3-4 मंथ्स में, तो मिड कैप इंडेक्स ऑफ कोर्स हैव आउट परफॉर्म्ड the larger indexes. So definitely stock picking at इस समय पे और भी critical हो गया है, और भी you have to और sharpness के साथ आपको businesses को और industries को रखना पड़ता है। तो definitely investors are having record capital to invest in mid and small caps, but उतना ही difficult है अभी ideas को identify करना और उसमें invest करना। However, I think इंडिया में trends की कमी नहीं है, so definitely there are a lot of trends which we are tracking and we can discuss more with you on the show today. एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी जिक्र किया, वहाँ से डिफेंस स्टॉक्स चलने लगे वापस से। अभी पावर पीएसयूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप कौन से हिस्से में गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड कौन से हिस्से में फोकस कर रहे हैं, और कुछ नाम अगर आप शेयर करें कि कंपनीज अच्छा काम कर रही है, भले ही वो स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं हो। So Ajay, actually government capex is record level पर है, as हम सबने देखा है कि गवर्नमेंट ने इस बजट में भी चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, वाटर हो, लॉजिस्टिक्स हो, हर 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 कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। हम पर्टिकुलरली 2-3 एरियाज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, और वहीं पे हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज काफी स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं। एक एरिया है रेलवेज का। रेलवेज में गवर्नमेंट का इस साल का रिकॉर्ड केपेक्स ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का केपेक्स का प्लान है। ऑलरेडी पहले 3 महीने में गवर्नमेंट 50 से 55 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, और इसमें द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द केपेक्स जो हो रहा है वो है ट्रैक लेइंग कैपेसिटी में और वैगन्स। तो उस कैटेगरी को अगर हमें देखना है, उसमें अगर प्ले करना है, तो हमें लगता है कि देयर इज 2 कंपनीज जो काफी स्ट्रॉन्ग प्ले हैं इस सेक्टर की। एक तो है जुपिटर वैगन्स, JWL करके, जो कि आज की तारीख में इंडिया की लार्जेस्ट ना सिर्फ वैगन मैन्युफैक्चरर है, बट ऑल्सो एक इंटीग्रेटेड रेलवे इक्विपमेंट कंपनी है। तो एक तो वो हमारा एक टॉप इन्वेस्टमेंट आइडिया है फ्रॉम आवर डेस्क। उसके अलावा द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इज टीटागढ़ वैगन, जो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जुपिटर रिमेन्स अवर टॉप पिक इन द रेलवेज कैटेगरी। दूसरा इन्वेस्टमेंट वर्टिकल जो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, वो है रिन्यूएबल साइड में। अगर हम रिन्यूएबल्स को देखें, तो आज का हाल ऐसा है कि रिन्यूएबल्स मतलब सोलर और विंड की का कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन और कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक इंडस्ट्री के लिए अब गैस और थर्मल से भी सस्ता हो गया है। तो नेचुरल है कि विंड और सोलर में इंक्रीमेंटल केपेक्स बहुत सिग्निफिकेंट जाएगा, और उसी को देखते हुए हमें लगता है कि विंड पावर में जहां पे आज की तारीख में सिर्फ 42 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, उस वाले कैटेगरी में गवर्नमेंट ने अभी आउटले किया है कि अगले 5 साल 10-10 गीगावाट का हर साल का वो टेंडर निकालेंगे, और ऑलरेडी 2.5 गीगावाट का इस साल का ऑलरेडी टेंडर आ चुका है। और अगर 10 गीगावाट की कैपेसिटी अगर गवर्नमेंट इंस्टॉल करने के लिए अनाउंस करती है, तो इंडिया में सिर्फ 6 से 7 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, और 2 मेजर प्लेयर है
जिसमें आइनॉक्स विंड जो कि गुजरात फ्लोरोकेम ग्रुप का कंपनी है, वो स्टैंड आउट करता है बिसाइड सुजलॉन। तो हमारे व्यू में एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न, आइनॉक्स विंड अगर विंड सेक्टर को प्ले करना है सबसे स्ट्रॉन्ग प्ले होता है। और इसी के अंदर ये सिर्फ विंड की मशीन मैन्युफैक्चर ही नहीं करते हैं, ये इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले है ऑन द विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दो एरियाज हमारे हिसाब से गवर्नमेंट केपेक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले है आज की तारीख। निखिल, आपने रिन्यूएबल के बारे में बताया, आपने रेलवेज के बारे में बताया कि गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग एरिया है। गवर्नमेंट एक चीज़ पे शायद थोड़ा और फोकस करना चाहती है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। हालांकि टफ स्टांस है, चाइना से टक्कर लेनी पड़ेगी और बहुत मुश्किल भी है उसको खड़ा करना, लेकिन इस सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, जो कि आपकी इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट और इससे कहीं ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे आप कैसे रेट करते हैं? अगर कोई अच्छी कंपनी आपके जहन में आती हो, आपके दिमाग में इसमें आ रही हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में सर आई थिंक इंडिया में जो सबसे मेजर ट्रेंड जो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, वो आ रहा है नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का तो हम बहुत सालों से, ऑलमोस्ट दसों सालों से हम मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में सुन रहे हैं। बट नॉन मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो साल के करीबन 50,000 करोड़ का सेल होता है। और उस 50,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 80% प्रोक्योरमेंट चाइना से होता है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें पीएलआई भी लाए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, और सेमीकंडक्टर और रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज गवर्नमेंट ने और प्रमोशन के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने एवेन्यूज खोले हैं। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, उस कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, उसमें बहुत अच्छी कंपनीज उभर के आ रही हैं। इनफैक्ट लास्ट 12 से 18 महीने में इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा कंपनीज ने आईपीओ भी किया है। तो उसमें हमें तीन कंपनीज हमारे लिए स्टैंड आउट होती हैं, बोथ ऑन वैल्यू एज वेल एज स्केल। एक है कंपनी केन्स टेक्नोलॉजीज करके, दूसरी है सिरमा, और तीसरा है एवलॉन टेक्नोलॉजीज करके। तो ये तीनों कंपनीज हमारा लार्जर कवरेज है इस सेक्टर पे, जिसमें और भी 3-4 और भी कंपनीज है। बट ये तीन कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो हम ईएमएस सेक्टर बोलते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले है दिखती है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years पर्सपेक्टिव। का भी जिक्र किया और कई सारे स्टॉक्स भी बताए निखिल, अप्रिशिएट दैट। लेकिन और कौन सी बड़ी थीम्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इलेक्शन ईयर भी है, बिल्डिंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स, रियल एस्टेट तो ऑफ कोर्स एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी ईयर लोज के बाद अब निकल कर आ रहा है। वहाँ से क्या बड़ी थीम्स निकल कर आ सकती हैं? कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रख सकते हैं? नहीं, आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, नॉट जस्ट मेट्रोज में बट इवन टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में। और उसको सिर्फ नए हाउस डेवलपमेंट का ही नहीं, एक होम इम्प्रूवमेंट का भी एक जो ट्रेंड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप हो रहा है। और हम ये एक्चुअली हमारे लार्जली बिल्डिंग मटेरियल की आप कुछ भी कंपनीज देखें, चाहे वो टाइल्स बना रही हो, चाहे वो वुड पैनल बना रहे हो, चाहे वो पाइप सप्लाई कर रहे हो, बिल्डिंग कैटेगरी में इन सब में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। अगर हम पाइप्स का पकड़े तो एक लार्ज बेस पे एक कंपनी लाइक प्रिंस पाइप्स अभी भी हमें लगता है कि 13 से 15% का वॉल्यूम सीएजीआर देगा अगले 3 से 5 साल। एक कंपनी अपोलो पाइप्स जैसी कंपनी का 25% से सीएजीआर अगले 3 to 5 years का गाइडेंस है। तो पाइप्स में ये दो कंपनीज हमें लगता है कि वॉल्यूम ट्रेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है। इसके अलावा हमें लैमिनेट्स कैटेगरी में हमें ग्रीन पैनल और स्टाइल लैम्प, ये दोनों कंपनीज स्मॉल और मिड कैप में, ये दो कंपनीज काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज दिखती हैं। अगेन इनमें भी हमें लगता है कि 24 से 25% का अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा अगले 3 से 5 साल में। तो ये दो कैटेगरीज हमारे लिए बिल्डिंग मटेरियल्स में काफी स्ट्रॉन्ग प्ले लगते हैं। देख रहा हूँ कि फार्मा बड़ी कंपनीज जो हैं, उनकी कमेंट्री में एक बहुत खास तौर पे बदलाव दिख रहा है।
पॉजिटिव हो रही है कम से कम 4-5 साल गैप के बाद। मैं देख रहा कि आपके लिस्ट में भी सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स आ चुके हैं और इनफैक्ट मेडिकल डिवाइसेस भी आपके कैटेगरी में कुछ आपके पसंदीदा स्टॉक्स है। इस ट्रिगर के बारे में बताएं, क्या ये महंगे, अभी ये वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ते हैं, कैसे दिखते हैं इनकी अपॉर्चुनिटीज? अजय, तो फार्मा जो सेक्टर है, आई थिंक इसमें वी हैव टू प्ले ऑन टू थीम्स हमारे हिसाब से। यहाँ पे यूएस मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा इंडियन कंपनीज के लिए, तो हमें देखना है कि कौन सी इंडियन कंपनीज है जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, और यूएस और बाकी मार्केट्स में इनके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स कैसे हैं और कैसे इसमें हमें लगता है कि 20 से 25% का ग्रोथ मोमेंटम रह सकता है। आई थिंक अगर वो पॉसिबिलिटीज देखें तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा अल्फा हमें लार्जर फार्मा कंपनीज जो है उसमें इस वैल्यू पे जाइडस लाइफ साइंसेज में दिखता है। जाइडस लाइफ साइंसेज का ऑलमोस्ट 40-45% बिजनेस इंडियन मार्केट से आता है। जाइडस लाइफ साइंसेज अपने आप में ऑल्सो इज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ऑलमोस्ट 65% इक्विटी है उसका जाइडस वेलनेस का। तो आपको जाइडस वेलनेस का भी जो ग्रोथ है, जो कि एक ओटीसी बिजनेस का जो ग्रोथ है, वो भी आपको इसके थ्रू प्ले करने को मिलता है। तो हमें लगता है कि अगर फार्मा में एक बड़ी कंपनी जिसमें आपको राइट मिक्स ऑफ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स का मिलता है एक्सपोजर, और सही वैल्यू भी है, वो जाइडस लाइफ में है। बाकी फार्मा पैक वी बिलीव कि अभी थोड़ा रनअप हो गया है और उसमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। उसमें हमारा अदर टॉप पिक्स में सन फार्मा है, बट आई थिंक वैल्यू वाइज हमें जाइडस लाइफ ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब मेडिकल डिवाइसेस जो कैटेगरी है अजय, वो आज की तारीख में इज बिग सनराइज इंडस्ट्री। इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस लार्जली इंपोर्ट्स होते हैं, या एमएनसी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, इंपोर्ट करती है, तो उसमें देयर इज वन लिस्टेड कंपनी विच स्टैंड्स आउट, विच इज पायनियरिंग इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्ट्स का डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ से एक्सपोर्ट। वो है कंपनी कॉल पॉली मेडिक्योर, करीबन 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी सिर्फ इंडिया में 20 से 25% का ग्रोथ डिलीवर कर रही है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम देखें इंडिया के बाहर, तो यूरोप एक सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस मार्केट्स में आता है, और यूरोपियन मेडिकल डिवाइस सप्लायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। मगर जैसे हमने चाइना प्लस वन थीम देखा, वैसे एक यूरोप प्लस वन थीम, क्योंकि वहां की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ रही है, तो उसमें पॉली मेडिक्योर एक तरह से यूरोपियन मार्केट में सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा प्लेयर की तरह उभर के आ रहा है। वहां पे चाइनीज कंपटीशन भी नहीं है, तो पॉली मेडिक्योर एक अपनी एक पोजीशन बना रहा है। तो हमें लगता है कि 25 से 30% इनका एक्सपोर्ट का भी ग्रोथ रहेगा, 20 से 25% डोमेस्टिक का ग्रोथ रहेगा, और इंडिया का लीडर प्लेयर है। तो हमें ये कंपनी ग्रोथ मोमेंटम से, अर्निंग्स ग्रोथ से काफी स्ट्रांग लगती है। थोड़ा सा महंगा शेयर है, बट अर्निंग्स मोमेंटम और सनराइज इंडस्ट्री है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग प्ले करती है। राइट निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारे स्टॉक आइडियाज और अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए। लेकिन अगली बार थोड़ा जल्दी मुलाकात करिएगा, बहुत लंबे समय के बाद इस बार आप आए थे शो पे। समय निकालते रहा करिए, हमारे व्यूअर्स को बढ़िया बढ़िया स्टॉक आइडियाज की ज़रूरत रहती है। धन्यवाद आज अपने समय के लिए। ये थे निखिल खंडेलवाल, सिस्टमैटिक्स ग्रुप्स के एमडी। लेकिन